नमस्कार मित्रों, आज़ाद क्लासेस बस्ती के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और मैथमेटिक्स के उन्हीं क्लासों को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मैथमेटिक्स का कल जो एक चैप्टर फिनिश किए हैं वो था वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर्स। जो अगर हम एनसीईआरटी के सिलेबस की बात करें तो चैप्टर फर्स्ट था जो कि कंप्लीट हुआ है। और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी के सिलेबस की ही ये चर्चा है। और इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक, समांतर श्रेणी अर्थात एपी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी होती क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर कहा जाए आपसे, जैसे मान लीजिए कि आप थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि कोई एक सीरीज दी गई हो, कोई एक श्रेणी दी गई हो, या कोई एक कोई भी लाइन दी गई हो, उसमें कहा गया हो कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, कहीं किसी मॉल पे जा रहे हैं। अब उस मॉल में जा रहे हैं तो आपको देखिए कि पहले मान लीजिए कोई कपड़ा रखा हुआ है, फिर दूसरा कपड़ा, फिर तीसरा कपड़ा, चौथा कपड़ा ऐसे रखा हुआ है। और प्रत्येक की कीमत जैसे जैसे आप जाते हैं तो पहले स्टॉल पे देखते हैं तो 50 रुपये है, दूसरे स्टॉल पे जाते हैं तो 70 हो जाता है, तीसरे स्टॉल पे जब आप जाते हैं तो यही क्या हो जाता है? 90 हो जाता है, चौथे पे जब आप जाते हैं तो यही 110 हो जाता है, पाँचवें पे जब आप जाते हैं तो क्या हो जाता है? 130 हो जाता है। ऐसे ही देखते हैं जब ये प्रत्येक स्टॉल पे जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, अब यहाँ हम देखते जा रहे हैं कि हमारे पास 20-20 रुपये बढ़ते जा रहे हैं। 20-20 रुपये क्या होते जा रहे हैं? प्लस होते जा रहे हैं। प्रत्येक स्टॉल पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही 20 रुपये क्या होते हैं? घटते जाते हैं। ऐसे ही अगर हम दूसरी घटना की बात करें, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं कोई यात्रा करने जा रहे हो, कोई यात्रा है, और जैसे जैसे आप चल रहे हो 1-1 मीटर की दूरी घट रही है, 1-1 मीटर की दूरी क्या हो रही है? घट रही है। या फिर 2-2 मीटर मान लेते हैं कि 2-2 मीटर की दूरी। मान लीजिए कि टोटल डिस्टेंस आपके पास 100 मीटर का है। ठीक, तो टोटल तो 100 है हमारे पास, लेकिन जब हम चलना स्टार्ट करते हैं, अब जब हमने पहले यहाँ हम थे स्टार्टिंग पॉइंट पे तो हमारे पास कितना था? 100। लेकिन जब 2 मीटर चल लेंगे तो कितना बचेगा? 98। फिर 2 चलेंगे क्या बचेगा? 96। फिर 2 चलेंगे हमारे पास कितना बचेगा? 94। डॉट 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 ऐसे ऐसे आके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई संख्याओं का घटता हुआ क्रम वो भी निश्चित होना चाहिए, या संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, चाहे वो बढ़ता हुआ क्रम हो चाहे वो घटता हुआ क्रम हो, चाहे जो क्रम दिया गया हो और एक निश्चित मात्रा में या तो वो बढ़ रहा हो या तो एक निश्चित मात्रा में घट रहा हो, ऐसे प्रकार की जो सीरीज बनती है जैसे 50, 70, 90, 110, 130 या फिर 100, 98, 96, 94, इन सब संख्याओं की जो एक श्रेणी बन रही है, एक जो लाइनअप बन रहा है, इसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब समांतर श्रेणी में अगर हम देखें तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ये क्या है? पांचवा पद है। इसी तरीके से है आपके पास समांतर श्रेणी। अब अगर इस समांतर श्रेणी में हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि इसका प्रथम पद क्या है? इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद को हम फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। और ए हमारा कितना दिया गया है? 50 दिया गया है। ठीक, और उसके बाद एक चीज और होता है डी। डी मतलब सर्व अंतर। सर्व अंतर का मतलब होता है सभी के बीच में अंतर, अर्थात पहले दोनों के बीच में अंतर। दूसरे में से पहला घटाएंगे 20 आएगा, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे तो भी 20 आएगा, चौथे में से तीसरा घटाएंगे तो भी 20 आएगा, पांचवें में से चौथा घटाएंगे तो भी 20 ही आएगा। आगे वाले से उसका पिछला वाला अगर हम माइनस कर दें तो सब में अगर बराबर आ जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं? सर्वांतर। और अगर बराबर आता है, ठीक है, ये जो अंतर है ये बराबर आता है, तभी ये श्रेणी समांतर श्रेणी में होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। अब यहाँ जैसे मान लीजिए कि यहाँ डी बराबर कितना है, अर्थात प्रत्येक के बीच में कितने कितने का अंतर है? 20-20 प्लस होता जा रहा है, अर्थात यहाँ डी क्या है? 20। ए क्या है आपके पास? 50। अगर हम प्रथम पद की बात करूं, इसमें फर्स्ट टर्म की बात करूं, तो इसमें जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद कितना है? 50। अगर हम द्वितीय पद की बात करें, द्वितीय पद, तो द्वितीय पद बराबर क्या हो जाएगा? 70 है। अब चाहे इसी को 70, देखो ये ए क्या था? पहला क्या था? ए था। लेकिन दूसरा क्या है? ध्यान से देखिए, ए प्लस डी। ए मतलब पहला पद और डी मतलब जो सब में बढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि ए क्या था आपके पास? 50 और डी कितना है? 20। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। ये आपको सेकंड टर्म मिल गया, अर्थात द्वितीय पद। ऐसे ही जब हम तृतीय पद निकालते हैं या फिर थर्ड टर्म निकालते हैं या तीसरा पद निकालते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? ए प्लस डी तो था, अब इसी में एक डी और जुड़ जाएगा, इसी में एक सार्वंतर और जुड़ जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कि भाई ये जो टर्म था इसमें हमने क्या जोड़ा? डी था।
डी जोड़ा, पहला था उसमें डी जोड़ा, दूसरा था उसमें डी जोड़ा। अब दूसरा हमारे पास क्या था, ए प्लस डी, दूसरा क्या था हमारे पास, ए प्लस डी था। अब इसी में हमने क्या जोड़ दिया, ए प्लस डी, ये तो दूसरा पद था, हमको तीसरा निकालना होगा तो उसी में हम डी और जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास दूसरा 70 था, हमको तीसरा निकालना हो तो इसमें हमने 20 जोड़ा, पहले में भी 20 जोड़ा और दूसरे में भी 20 जोड़ा। अब यहाँ हमने 20 जोड़ा, मतलब हमने क्या जोड़ा, डी। ठीक, ऐसे ही द्वितीय पद क्या था हमारे पास, ए प्लस डी था, इसमें अगर हम डी और जोड़ देंगे तो हमको तृतीय पद मिल जाएगा या तो थर्ड टर्म मिल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए कि ए और प्लस में डी और डी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम फोर्थ टर्म की बात करें, चौथे पद की बात करें, तो चौथा पद होगा ए प्लस, देखो तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, ए प्लस 2D, तीसरा पद आपके पास क्या है, ए प्लस 2D। अगर तीसरे पद में हम सर्वांतर जोड़ दें या फिर जो सभी के बीच में अंतर 20-20 का है वो जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा, चौथा पद मिल जाएगा। अर्थात इसी में हम क्या जोड़ दें, डी जोड़ दें, तो ये हो जाएगा ए प्लस 3D। यहाँ एक चीज कुछ कॉमन आ रही है, देखिए क्या है, जब हमने प्रथम पद में देखा तो हमारे पास ए था, द्वितीय पद में देखा तो ए प्लस डी हो गया, यहाँ तृतीय पद में ए प्लस 2D है, अर्थात जब यहाँ थर्ड है तो यहाँ क्या है, 2 है। जब हम चतुर्थ पद या फिर चौथे पद के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास ए प्लस 3D है, मतलब ए तो कांस्टेंट है, ए निश्चित है, लेकिन ये बदल रहा है, ये क्या है, बदल रहा है। कैसे बदल रहा है, अगर ये चौथा है तो यहाँ 3D है। ऐसे ही जब हमारे पास पांचवा होगा, जब हमारे पास पांचवा पद होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस, ये जब चौथा पद था तो यहाँ क्या था, 3, अब अगर पांचवा पद है तो क्या हो जाएगा, 4, अर्थात पांचवा पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 4D। ऐसे ही अगर हम यनवा पद की बात करें, यनवा पद, तो यनवा पद हमारे पास क्या हो जाएगा, ए तो पहले होगा और यनवा पद अगर हम 10वां निकालते हैं तो क्या लिखा जाएगा, 9 इंटू डी लिखा जाएगा, है ना, एक कम लिखा जाएगा। क्यों, हम पांचवा लिखते थे तो क्या लिखा जाता था, ए प्लस 4D लिखा जाता था। जब हम चौथा लिखते थे तो ए प्लस क्या लिखा जाता था, 3D लिखा जाता था। जब हम तीसरा लिखते थे तो हमको ए प्लस 2D लिखा जाता था। अर्थात जौन सा भी पद हमको लिखना होता है उनमें से एक माइनस करके तो हम डी से क्या करवा देते हैं, गुणा करवा देते हैं। ऐसे ही यनवा पद हमको निकालना होगा तो यन में से हम एक को निकाल लेंगे और उसमें हम डी का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अर्थात हमको 15वां पद निकालना होता तो ऐसे ही हमारे पास 15वां पद क्या होता, 15वां पद क्या होता, 15वां पद बराबर हो जाता है ए प्लस 14D, मतलब इसमें से एक माइनस करते और डी में क्या कर देते, गुणा कर देते। ठीक, ऐसे ही हमको अगर 29वां पद निकालना होता तो क्या हो जाता है, ए प्लस 28D। ठीक है, हमारे पास 29वां पद क्या हो जाता है, ए और प्लस 28 इंटू डी, अर्थात 29 में से एक घटा के जो भी आता उसमें हम 29 में से एक घटा देते, जो भी आता उससे में डी में गुणा कर देते। ऐसे ही यहाँ था, यनवा पद निकालते हैं, 29वां था तो 29 में से एक घटा लिए थे, यनवा था तो यन में से एक घटा लेंगे, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा यनवा पद हो जाता है। जैसे कोई श्रेणी दे दे और कह दे कि उसमें 28 पद हैं तो 28वां पद निकालो, तो यन की वैल्यू, अर्थात यन का मतलब टोटल नंबर्स हो गए। ठीक है, तो ये यनवा पद हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये एक प्रकार की ये श्रेणी जो बन रही है, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद या चौथा पद या पांचवा पद या फिर कोई भी पद आपको निकालना हो उसका ये क्या है, फार्मूला है। इससे आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो आपको, हमारा ख्याल है कि आपको श्रेणी समझ में आ गई होगी। अब अगर आगे हम बात करें, आगे जो आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, अगर मैं बात करूं चैप्टर 5.1 की, तो इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न है उसमें कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये है। अर्थात प्रथम पद के लिए कितना है, अर्थात पहले के लिए क्या है, मान लीजिए कि पहला किलोमीटर है जिसके लिए किराया कितना है, 15, पहला है जिसके लिए किराया कितना है हमारे पास, 15। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते हैं, अर्थात दूसरे किलोमीटर में जाते हैं तो 8 जुड़ जाता है, फिर तीसरे किलोमीटर में जाते हैं तो क्या होता है, 8 जुड़ जाता है, फिर चौथे किलोमीटर में जाते हैं तो भी 8 क्या होता है, जुड़ जाता है। अब अगर हम देखें, ठीक है, तो प्रथम किलोमीटर के लिए कितना है, 15 रुपये है। सेकंड किलोमीटर के लिए
सेकेंड किलोमीटर के लिए कितना है, 15 प्लस क्या हो जाएगा 8, अर्थात ये हो जाएगा 23। ऐसे ही थर्ड किलोमीटर के लिए कितना हमारे पास 23 है, उसमें भी 8 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे पास एक श्रेणी मिल रही है। ये श्रेणी क्या है, ये श्रेणी हमारे पास है, पहले तो 15 है, फिर क्या हमारे पास 23 है, फिर क्या है 31। मतलब ये पहले किलोमीटर के लिए, ये दूसरे किलोमीटर के लिए, ये तीसरे के लिए, जब चौथा निकालेंगे तो इसी में 8 और जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 39 हो जाएगा। मतलब प्रत्येक आगे किलोमीटर के लिए 8 रुपये जुड़ रहे हैं। प्रत्येक आगे किलोमीटर के लिए कितना जुड़ रहा है, 8 रुपये जुड़ रहे हैं। तो प्रत्येक किलोमीटर के लिए अगर 8 रुपये जुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये जो 8 प्रत्येक किलोमीटर पे जुड़ रहा है, ये हमारा सार्वंतर है। अर्थात जो प्रत्येक पद दिए गए हैं उसमें दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर, अर्थात क्रमागत मतलब ये पद है तो इसके बीच में अंतर, ये है तो इसके पद में इसके बीच में अंतर, ये है तो इसके बीच में अंतर। प्रत्येक के बीच में अंतर कितने कितने का है, 8-8 का अंतर है। प्रत्येक में कितने कितने का अंतर है, 8-8 का। अगर ऐसी कोई श्रेणी बन रही है तो ये किस प्रकार की श्रेणी हो जाएगी। फिर कह रहा है कि संबद्ध सूची एपी है और क्यों है, मतलब हमको बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, दी गई श्रेणी एपी में है, अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। ठीक, अर्थात समांतर श्रेणी में है, क्योंकि दो क्रमागत पदों में सार्व अंतर समान है। अर्थात दो क्रमागत पदों में सार्वांतर क्या है, समान है। क्रमागत मतलब जो क्रम से आने वाले पद हैं उनके बीच में सार्वांतर क्या है, समान है। ठीक है, अर्थात प्रथम किलोमीटर के लिए मतलब प्रत्येक आगे किलोमीटर के लिए कितना कितना बढ़ता जा रहा है, 8-8 बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही आगे जो प्रश्न दिया गया है, कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब क्या, हवा की मात्रा की अगर हम बात करें, हवा की मात्रा हम मान लेते हैं कि पहली बार जो मात्रा है, पहली बार ठीक है की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। अर्थात हवा की मात्रा पहले 1 है, अब इसका 1/4 भाग, अर्थात इसका 1/4 भाग, 1 का 1/4 मतलब क्या हो जाएगा, 1/4 ही हो जाएगा, भाग बाहर निकाल लेती है। फिर जो 1/4 भाग आया इसका भी 1/4 बाहर निकाल देती है, अर्थात क्या हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। फिर इसका भी 1/4 अर्थात 1/16 का भी 1/4, तो यह हो जाएगा 1/64। अर्थात हमको श्रेणी क्या मिलने वाली है, ये हमको क्या मिलने वाली है, श्रेणी मिलने वाली है। अब इसको हमको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, इसको हमको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। अब जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी में तभी होगा जब सार्वांतर समान हो, अर्थात इसके बीच में अंतर, इसके बीच में अंतर, इसके बीच में अंतर। मतलब जितना इसके बीच में अंतर हो उतना इसके बीच में भी अंतर हो, उतना इसके बीच में भी अंतर हो। अब जैसे मान लीजिए 1 है, 1/4 में से अगर हम 1 घटा दें, 1/4 में से अगर हम 1 घटा दें बटा 1 मान के, तो 1 एकम 1 हो जाएगा और 4 एकम 4 और बटे में 4 क्या हो जाएगा, -3/4। अर्थात इसके बीच में हमने देखा सार्वांतर क्या आ गया, -3/4। ऐसे ही आगे वाले के बीच में अगर हम सार्वांतर देखें, आगे वाले के बीच में अगर हम सार्वांतर देखें अर्थात इसके और इसके बीच में, तो ये हो जाएगा 1/16 - 1/4। ठीक है, यहाँ हर बराबर नहीं, हर बराबर करने के लिए हर में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1/16 - 4 बटे में क्या हो जाएगा 16। 1 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा 3 और क्या हो गया 16, उल्टा घटाएंगे माइनस में हो जाएगा। अर्थात इसके बीच में अंतर क्या है, -3/16। आगे जब हम निकालेंगे तो 1/64 है, इसमें से घटाएंगे 1/16, 4 का ऊपर नीचे गुणा कर दें जिससे कि हर बराबर हो जाए। तो ये है 1/64 - 4 एकम 4 और 16 चौके क्या हो गया 64। 1 में से 4 घटाएंगे -3 बटे में क्या हो गया 64। इसके बीच में अंतर क्या है, -3 बटे में 64। एक बात बताइए, क्या सार्वांतर समान है, नहीं। पहले में 3/4 है, दूसरे में -3/16 है, तीसरे में -3/64 है। मतलब सभी में सार्वांतर अलग अलग है, सभी में सार्वांतर अलग अलग है। अगर सार्वांतर अलग अलग है
तो क्या ये श्रेणी एपी में है? नहीं। ठीक है, ये श्रेणी एपी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सार्वधांतर समान नहीं है, और अगर सार्वधांतर समान नहीं है तो ये श्रेणी एपी में नहीं होगा। ऐसे ही आगे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, आगे जो प्रश्न हमको दिया गया है वो दिया गया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद। ठीक है, जैसे मान लो कि खुदाई की जो कीमत है, खुदाई की क्रमागत कीमत है क्या? अब जैसे मान लीजिए कि पहले क्या है, जैसे मान लीजिए कि क्रमागत कीमत पहले के लिए कितना है? 150। पहले के लिए कितना है? पहले मीटर की खुदाई के लिए कितना है? 150। फिर प्रत्येक अलग मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ता जाता है। मतलब अगले मीटर के लिए क्या होगा? 50 बढ़ जाएगा तो कितना? 150 में 50 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 200। फिर आगे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 250। फिर आगे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 300। फिर आगे जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 350। क्या हो जाएगा? 350। अब यहाँ जो एक श्रेणी आपको मिल रही है, अगर यहाँ देखें तो प्रत्येक के बीच में जो अंतर है, इसके बीच में कितने का अंतर है? 50 के। इसके बीच में अंतर कितने का है? 50 के। इसके बीच में कितने का अंतर है? 50 के। और इसके बीच में अंतर कितने का है? 50 के। अर्थात प्रत्येक के बीच में 50-50 का अंतर है। अर्थात यहाँ सार्वधांतर क्या है? समान है। यहाँ सार्वधांतर क्या है? समान है। अगर यहाँ सार्वधांतर समान है तो ये जो एपी है, दी गई एपी समांतर श्रेणी में है। दी गई एपी क्या है? समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में क्यों? क्योंकि इसका सार्वधांतर समान है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब प्रथम वर्ष देखो क्या किया जाता है कि 10,000 रुपये क्या किया जाता है? किसी बैंक में जमा किया जाता है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। और ये चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन जो आएगा, जैसे पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, प्रत्येक वर्ष का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन है, हमको उसके बारे में बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर हम प्रथम वर्ष का देखें, फर्स्ट ईयर का देखें, तो ए अर्थात मिश्रधन बराबर क्या हो जाएगा? पी ब्रैकेट में 1 + r/100 और घाते में क्या हो जाएगा? एल। ठीक है, बराबर पी क्या है हमारे पास? मूलधन। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालने का फार्मूला होता है। ये हो जाएगा 10,000 और 1 + r मतलब दर क्या है? 8/100 पूरे घात में पहले वर्ष के लिए निकालेंगे हम। ठीक, ये हो जाएगा 10,000 गुणे में 4 दूना 8, 25 चौके 25 से कम 25 दो 27, 27/25, 25 से काटेंगे तो 25 चौका 100, 400 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 7 28 और 4 दूनी 8 तो 10, 20, 10,800। पहले वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ गया? चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना आ गया? 10,800। सेकेंड ईयर के लिए अगर हम सेकेंड ईयर के लिए निकालें तो यहाँ हो जाएगा ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 + r/100, मतलब फार्मूला वही लगने वाला है, रख देते हैं। पी क्या है? 10,000। 1 + r कितना है हमारे पास? 8 और बटे में क्या? 100। लेकिन अब की बार बदल गया है, पहले में समय 1 साल था, अब की बार कितना हो गया? 2 साल हो गया। 8 × 8 हो जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8 और क्या हो जाएगा? 25 चौके 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 25 से कम 25 दो 27/25, पूरे के घात में 2 है इसलिए इसका गुणा कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। 25 चौका क्या हो जाएगा? 100, क्या हुआ? 400। फिर 25 से कम 25 और 15 क्या होगा? 40, 25 छक्का 150। अगर सबका गुणा कर दें, इन तीनों का आपस में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 27 गुणे में 27
27 का स्क्वायर कर देंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14, दूना 28, 28 4 32 और 2 दूना 4 3 7, 729 हो जाएगा। 729 में अगर हम 16 का गुणा कर दें तो 16 नहीं है 144, हासिल 14 हो गया, 16 दूना 32 और 14 46 के 6, हासिल 4 हो जाएगा, 16 7 112, 112 और 4 116 हो जाएगा, मतलब 11,664। 2 वर्षों के लिए अगर हम देखें तो चक्रवृद्धि मूलधन हमारे पास क्या होगा, 11,664। अब यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास जो एपी मिलेगा, एपी क्या मिलेगा, एपी ध्यान से देखिए, पहले क्या था 10,000, ठीक। दूसरे वर्ष के लिए क्या आया, दूसरे वर्ष के लिए हमारे पास आ गया 10,800, तीसरे वर्ष के लिए आया 11,664, ठीक। अब यहाँ अगर हम बात करें डी की तो क्या इसके बीच में अंतर कितने का है, 800, और इसके बीच में अंतर कितना है, 10,800 और 11,664 के बीच में अंतर कितने का है, हमारे ख्याल से 864 का अंतर है। क्या सार्वधातर समान आ रहा है, नहीं। पहले और दूसरे के बीच में अंतर 800 का है, दूसरे और तीसरे के बीच में अंतर कितने का है, 864 का है। यहाँ सार्वधातर समान नहीं आ रहा है, इसलिए दी गई श्रेणी एपी में नहीं है, दी गई जो श्रेणी है वो एपी में नहीं है, ठीक है। आगे अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चंस ठीक दिए गए हैं, खैर कोई बात नहीं। आगे जो दिया गया है कह रहा है दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए व सार्वधातर डी निम्नलिखित हैं, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, यहाँ जो क्वेश्चंस बचे हुए इन क्वेश्चंस को कल और अगले क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए आप खैर मतलब मेहनत करते रहिए, अपना जो संघर्ष है अपने संघर्ष को जारी रखिए। ध्यान रखिए ज़िंदगी आपकी है, जीना आपको है, ठीक है। आपको ही तय करना है कि आप इस जंग के मैदान, देखो किसी की भी ज़िंदगी है वो एक बैटल फील्ड में है, मतलब एक युद्ध क्षेत्र में है। इस युद्ध क्षेत्र में या इस युद्ध के इस खेल में आपको तय करना है कि आपको खिलाड़ी बनना है या खिलौना बनना है, ठीक है। अगर खिलाड़ी बनना है तो भी आपको ही, और अगर खिलौना बनना है तो भी आपको ही बनना है, ठीक है। संघर्ष करते रहिए, संघर्ष की राह पर चलते रहिए। ध्यान रखिए कि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है, यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, इसी के साथ मिलेंगे तो हम अगले क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहिए, अपने और अपनों का ध्यान रखिए। धन्यवाद।